बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर, और वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 37 जो कि चैप्टर 1 पे चल रहा था। तो आइए जी, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है स्पीशीज़, साथ हमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन, साथ ही हम पढ़ेंगे कम्युनिटी। लास्ट हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को लेके चल रहे थे और लास्ट जो हमने ख़त्म किया था वो हमारे पास था जी इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल से ऑनवर्ड चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास रैंक आती है वो आती है जी स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होती है जी? स्पीशीज़ होती हैं वेरी सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो ये क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में क्या होंगे, पहली बात तो सिमिलर होंगे, मीन सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सारे के सारे डॉग्स हैं, सारे के सारे कैट्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो रैबिट्स हैं। तो एक ही जैसे जो है वो ग्रुप से क्या कर रहे होंगे, ये ताल्लुक रखे होंगे और इनके क्या होगा, कैन बी इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ये आपस में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिहाफ पे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो भी क्या होगी, फर्टाइल। फर्टाइल स्टैंड्स फॉर वो नेक्स्ट क्या कर सकती है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कर सकती है, नेक्स्ट नई जनरेशन क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और इंटरब्रीड करके नेक्स्ट इस काबिल हों कि जो उनकी जनरेशन बने वो भी फर्दर क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस हमारे पास क्या है, स्पीशीज हैं। दे आर एबल टू इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ, और जो नई जनरेशन पैदा होती है वो भी अपने आप को क्या करती है, कंटिन्यू रखती है, नेक्स्ट नई जनरेशन पैदा कर सकती है। डॉग्स हमारे पास जो हैं वो स्पीशीज हैं। कैट हमारे पास जो है वो स्पीशीज में आती है। तो वो सब तमाम मेंबर जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और उनसे जो नई जनरेशन पैदा हो वो भी इस करैक्टर को जो है वो क्या रखे, मेंटेन रखे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कैट्स हमारे पास क्या है जी, स्पीशीज हैं। ये हमारे पास ह्यूमन जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, स्पीशीज हैं। दे आर एबल टू इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ, और जो नई जनरेशन पैदा होगी उनमें भी ये क्या होता है, करैक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल, जो नेक्स्ट रैंक है स्पीशीज से ऊपर। अब ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम। अब एक जैसी जो हमारे पास स्पीशीज है, अगर आप उनका एक ग्रुप बना लीजिए तो जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो एक ग्रुप होगा जो एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो है वो आपको नजर आ रहे जी, बेशुमार रैट्स, उसका एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये रैट की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। और सपोज कीजिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि वो राइस के फील्ड हैं आपके पास, तो एक स्पेसिफिक एरिया भी आपके पास होना चाहिए। ये देखिए जी, ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजिकल क्लास। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग। तो एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म का मेरे पास फिर क्या इकट्ठा हो गया, ग्रुप इकट्ठा हो गया। तो एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म का एक ही जगह पे रहना, वो जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। बिल्कुल इसी तरह ये चेक कीजिए जी, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है ऑन रोड। तो ये आपके पास जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक सिटी के अंदर, ये भी आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन की। तो सिंपल एक ही स्पीशी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, पॉपुलेशन इज हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम अपने इन लेवल्स में देखें तो इन लेवल्स में हमारे पास जो लास्ट पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वो आखिरी था ऑर्गेनिज्मिक लेवल। अब स्टूडेंट ऑर्गेनिज्मिक लेवल से ऊपर वाले रैंक में है तो आपके पास क्या आएगा, स्पीशीज। अब स्पीशीज से ऑनवर्ड चली तो आपके पास क्या आएगा, ऑर्गेनिज्मिक लेवल के जो बड़ा रैंक है वो आपके पास क्या आएगा, पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल का जो रैंक है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल से क्या होता है, बड़ा होता है। सपोज ये देखिए जी, हमारे पास टिश्यूज का रैंक था, तो अगला रैंक हमारे पास किसका था, ऑर्गन का, जो कि बना बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास रैंक किसका था, ऑर्गन सिस्टम का, जो कि बना बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। तो नेक्स्ट रैंक किसका होगा, इंडिविजुअल का, जो कि बना बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। तो अब हमारे पास रैंक कौन सा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो हायर रैंक है देन इंडिविजुअल लेवल। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे ना अभी हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा इंडिविजुअल, तो हमने कहा जी हर इंडिविजुअल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो उस इंडिविजुअल को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी
एंड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। और वो करेक्टर आपने कहा जी साइज हो सकता है उनका कलर हो सकता है, उनका इंटेलिजेंसी हो सकता है, और भी डिफरेंट कलर होंगे जो डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उनकी बॉडी में है। बिल्कुल इसी तरह अब जब आपने नेक्स्ट रैंक की तरफ आया पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं जो इन्हीं के अंदर होंगे, कहीं और नहीं होंगे। सो आइए जी देखते हैं वो फीचर्स कौन से हैं। नंबर 1 जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपके पास आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कुछ जीन्स हमारे पास डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन हमारे पास रिसेसिव होते हैं। तो एक पॉपुलेशन है आपके पास, उस पॉपुलेशन में कुछ आपके पास डोमिनेंट जीन है, कुछ आपके पास रिसेसिव जीन है, कुछ होमोजाइगस फॉर्म में है, कुछ हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। तो उस गिवन जनरेशन के अंदर कितने परसेंट डोमिनेंट है, कितने परसेंट रिसेसिव है, कितने परसेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितने परसेंट हेटेरोजाइगस स्टेट में है, इन तमाम परसेंटेजेस को फाइंड करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है जी जीन फ्लो। जीन फ्लो स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए ना, नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हुई, आप में से कौन कौन से जीन जो थे वो नेक्स्ट जनरेशन में गए, कौन कौन से ऐसे जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गए। सो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन नाउन एज जीन फ्लो। ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, करैक्टर है किसका, पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है जी एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक गिवन पॉपुलेशन है आपके पास, सपोज कीजिए मैं ह्यूमन की बात करता हूं और मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात कर लेता हूं। जब आप जो है वो सेंसिस करते हैं, मरदमशुमारी करते हैं, तो बताया जाता है जी इतनी आबादी है जी पाकिस्तान की। अब उस आबादी में इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि जी इतने बूढ़े हैं, इतने जो हैं वो बच्चे हैं, इतने जो है वो औरतें हैं, इतने जो है वो मर्द हैं, इतने जो है वो यंगस्टर हैं। तो अब ये जो हमने बताया कि जी इतने परसेंट बूढ़े हैं, इतने परसेंट जो है वो यंगस्टर हैं, इतने परसेंट जो बच्चे हैं, इसे बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ पॉपुलेशन। अब इससे अच्छा खासा फायदा क्या होता है, देखिए आपने पॉपुलेशन ली और पॉपुलेशन में आपने बता दिया जी हमारे पास इस गिवन पॉपुलेशन में 60% जो है वो बूढ़े हैं और हमारे पास जो है वो 30% यंगस्टर है, 10% जो है वो बच्चे हैं। तो 60% बूढ़े होने का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड खत्म होने वाली है, डिक्लाइन होने वाली है इसमें जो है, क्योंकि बूढ़ों ने तो आ जाके मर जाना है। या अगर ये कहा जाए कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो 70% यंगस्टर है, 20% मेरे पास जो है वो बूढ़े हैं और 10% मेरे पास बच्चे हैं। तो जो यंगस्टर हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी जनरेशन जो हमारे पास यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक हम कौन से उनसे अच्छे काम ले सकते हैं ताकि पॉपुलेशन में क्या हो, इजाफा हो। और इसी तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड्स फॉर के गिवन पॉपुलेशन में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं और कितने जो हैं वो हमारे पास यंगस्टर हैं, ताकि उनके मुताबिक कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए और मुल्क के लिए कोई ना कोई काम किया जाए। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गई। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंड्स फॉर एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग, कितने अफराद रह रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब पॉपुलेशन आपको पता है आजकल तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रोल है। एक्सप्लोजन स्टैंड्स फॉर आबादी रैपिडली बढ़ती जा रही है विदाउट एनी कंट्रोल। तो अब डेफिनेटली फिर पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे जो अफराद की तादाद है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो उससे डेवलप होगा पॉपुलेशन प्रेशर। अब पॉपुलेशन प्रेशर स्टैंड्स फॉर जो उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो अफेक्ट पड़ेगा वो आपके पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन प्रेशर होता है। मीन जो आपके पास रेजिडेंशियल एरियाज़ कम हो जाएंगे, लॉ की जो वायलेशंस है वो ज़्यादा हो जाएंगी, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर। सो आबादी का बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसकी वजह से जो अफेक्ट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बोलते हैं। कम्युनिटी जी नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, पॉपुलेशन से बड़ा रैंक। अब पॉपुलेशन में आपने क्या कहा था, आपने कहा था ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। अब की बार हम क्या बात कर रहे हैं जी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यानी जहां आपने कहा था ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, अब आप कह दीजिए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तब आपके पास क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। अब कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक हैबिटेट होगा, मीन स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक वक्त में जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह इकट्ठे रह रहे होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। जैसे नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगी, एनिमल्स की कम्युनिटी। ये आपके पास फॉरेस्ट है जिसमें डिफरेंट वैरायटी के प्लांट जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, कम्युनिटी होगा। सो एग्जाम्पल है आपके पास फॉरेस्ट हो गया, ओशियंस हो गया,
तो ओशियन में चले जाएं तो आपके पास वैरायटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विल बी देयर, तो वो भी किसकी एग्जांपल है आपके पास, कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी में हमारे पास क्या होगा, ये एक डायनामिक कलेक्शन है ऑर्गेनिज्म की। डायनामिक कलेक्शन स्टैंड्स फॉर जो चेंज होती रहती है। माइट बी पॉसिबल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद कम होना शुरू हो जाए, माइट बी पॉसिबल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाए। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट उनके लिए क्या है, फेवरेबल है। फूड के रिसोर्सेज अच्छे खासे उनके पास अवेलेबल हैं, उनके हैबिटेट बिल्कुल ठीक हैं, उनके जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो उनको एक जो है वो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो सब कुछ उन्हें मिल रहा है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट के अंदर उनकी तादाद कम हो रही है, इट मीन दैट एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है। माइट बी पॉसिबल उन्हें रेजिडेंशियल एरिया का मसला हो, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो चुका है, फूड प्रॉपरली नहीं मिल रहा, तो बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं जो उनको अफेक्ट करती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो वो आ जाके क्या होती है, एबायोटिक फैक्टर। ज़्यादातर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो आ जाके क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम या ज़्यादा करने में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा फूड रिसोर्सेज, तो वो एबायोटिक फैक्टर में आएगा। मैं कहता हूँ हैबिटेट, तो वो एबायोटिक फैक्टर में आएगा। मैं कहता हूँ जी टेम्परेचर सूटेबल नहीं था, तो एबायोटिक फैक्टर में आएगा। मैं कहता हूँ जी वहाँ पे आग लग गई जिसकी वजह से जो थे वो कई मेंबर जो है वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये आपके पास किस में आएगा, एबायोटिक फैक्टर में आएगा। मैं कहता हूँ जी बहुत ज़्यादा रेन हो गई थी, फ्लड आ गया था, तो ये जितने भी फैक्टर हैं ऑल दीज आर इंक्लूडिंग इन एबायोटिक फैक्टर। तो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम या ज़्यादा करने में जो रोल होता है कम्युनिटी के अंदर, वो एबायोटिक फैक्टर का होता है, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। कम्युनिटी हमारे पास याद रखिएगा सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब सिंपल स्टैंड्स फॉर फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फ्यू नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी देयर। और अगर मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स वैरायटी की क्या होगी, स्पीशीज़ होंगी। सपोज़ कीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास एक एरिया है, उस एरिया में जो है वो कुछ गाय भैंसें रहती हैं, कुछ पौधे हैं और साथ जो है वो क्या है जी, ह्यूमंस हैं। अब पौधों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कौन, गाय भैंसे वगैरह, और उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्या, ह्यूमन। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ अचानक ऐसा हुआ, प्लांट वहाँ से ख़त्म हो गए। अब बड़ी सिंपल सी कम्युनिटी थी, 3-4 आपके पास वहाँ पे पॉपुलेशन है, एक प्लांट की, दूसरी आपके पास गाय भैंसे वगैरह, और तीसरे आप जो है वो खुद हैं। अब स्टूडेंट ये जो 3-4 पॉपुलेशन की एक आपके पास बनी है, वो क्या है जी, सिंपल कम्युनिटी बनी है। इनमें से मैं क्या करता हूँ, प्रोड्यूसर्स को ख़त्म कर देता हूँ, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो उनके ऊपर सर्वाइव करने वाले जो काउज वगैरह थी, बफेलोज वगैरह थी, वो भी क्या हो जाएंगी ख़त्म। उनके ऊपर ह्यूमंस का था जो डिपेंडेंट था, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी कम्युनिटी जिसमें फ्यू पॉपुलेशन विल बी देयर, उनमें एक छोटा सा भी इफेक्ट आ जाए तो वो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं किसी फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लूँ, मैं ओशियन की एग्जांपल ले लूँ, उसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी देयर, तो एक से ज़्यादा उनके फूड रिसोर्सेज हैं वहाँ पे। अब कोई एक मेंबर ख़त्म भी हो गया तो किसी दूसरे मेंबर के ऊपर वो सर्वाइव करना शुरू कर देंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स जो है होती है हमारे पास कम्युनिटी, उसके अंदर जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास अगर कोई एक सिंपल कम्युनिटी है तो सिंपल कम्युनिटी का जो सर्वाइवल रेट है वो भी कम होगा और वो हमेशा क्या होती, अनस्टेबल। इसलिए हम कहते हैं कि एक सिंपल कम्युनिटी में एक छोटा सा भी चेंज आ जाए वो बड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सिंपल कम्युनिटी है एक तरफ, और एक तरफ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। जो सिंपल होगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी होंगी, अनस्टेबल होगी, और जो मेरे पास लार्ज कम्युनिटी है डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी और वो हाईली स्टेबल होगी। नीचे उनकी एग्जांपल है इधर फॉरेस्ट और पॉन्ड्स वगैरह, और इधर आपके पास जो है वो डेड ट्री वगैरह या फॉलन जो है वो लॉग्स वगैरह। अब जितनी ज़्यादा सिंपल कम्युनिटी उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो स्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि 3-4 हैं, तीनों चारों एक दूसरे पे डिपेंड करें, कोई एक ख़त्म हो गया बाकी सारे क्या हो जाएंगे ख़त्म। लेकिन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा उनका स्टेबिलिटी रेट क्या होता है, बढ़ता रहता है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शंस। अब ये क्या है, देखिए स्टूडेंट मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो कम्युनिटी है उसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी देयर। अब जब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी देयर देन दे मस्ट हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग देमसेल्फ। अब वहाँ पे हर्बीवोर्स हैं, कॉर्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, पैरासाइट्स हैं और बेशुमार ऑर्गेनिज्म हैं। उनके आपस में कोई ना कोई तो इंट्रैक्शंस होंगे, किसी ना किसी रिलेशन की बिहाफ पे वो एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं। तो वो इंट्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल वो प्रीडेशन हो,
माइट बी पॉसिबल वो पैरासिटिज्म हो, माइट बी पॉसिबल वो कमेंसलिज्म हो, माइट बी पॉसिबल वो म्यूचुअलिज्म हो, माइट बी पॉसिबल वो आपके पास क्या हो, कंपटीशन हो. सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन विच विल बी देयर in living organism when they are living together in a specific area at a specific time. So आइए जी इन को हम जरा डिटेल में देखते हैं. The first one is predation. predation क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके उसको मार के खा जाना क्या कहलाता है? प्रिडेशन कहलाता है. अब इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, एक वो जो अटैक करके मारेगा और एक वो जो मर जाएगा जिसको खा लिया जाएगा. जो अटैक करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर, और जिसको खा लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रे. और दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रिडेशन बोलते हैं. सो द अ प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट एन अदर ऑर्गेनिज्म, और प्रे क्या होगा? इज एन ऑर्गेनिज्म विच द प्रेडेटर ईट्स. तो जिसको ऑर्गेनिज्म को खाएगा वो आपके पास प्रे, और जो खाने वाला है वो क्या होगा? प्रेडेटर. और दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा? वो होगा प्रिडेशन. जैसे नीचे वाली आप स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्लाइड में जो ज़ीब्रा है वो क्या कर रहा है जी? वो एक प्रे का काम कर रहा है, और जो लाइन है वो किसका काम कर रहा है? प्रेडेटर का काम कर रहा है. और दूसरे केस में आपके पास जो है लाइन जो है एक्टिंग एज ए प्रे, और जो दूसरे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? प्रेडेटर का काम कर रहे हैं. तो जो खाएंगे वो आपके पास क्या होंगे? प्रेडेटर, और जो जिसको खा लिया जाएगा वो क्या होगा? प्रे. और इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेडेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है जी आपके पास पैरासिटिज्म. अब पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और on another organism and take it nourishment from that organism and must harm to it. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, माइट भी पॉसिबल उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, माइट भी पॉसिबल उसके बॉडी के ऊपर रह रहा है. अगर तो वो बॉडी के ऊपर रह रहा है और बाहर से फूड ले रहा है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, तो इस केस में हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. लेकिन अगर ऐसा है कि वो बॉडी के अंदर जाके फूड ले रहा है, देन इट विल बी कंसीडर एज एंडोपैरासाइट. ये टेप वर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर रह के वहाँ पे क्या कर रहा होता है? फूड वगैरह, डाइट वगैरह ले रहा होता है. सो जो ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है किसी लिविंग से, उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं, और इस रिलेशन को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं. आपने बचपन में एक और नाम भी सुना होगा, और वो था आपके पास होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप. इसी को बोलते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, जिसमें होस्ट क्या होगा? जो फूड दे रहा है. गेस्ट क्या होगा? जो फूड ले रहा है. तो यहाँ पे आपके पास पैरासाइट जो है वो क्या होता है? गेस्ट होता है, और आप उसके क्या होते हो? होस्ट होते हो. मिसाल के तौर पे आपकी जो सर में जो हेड लाइस है, तो आप उसके क्या होगे? आप उसके होस्ट होगे, तो वो आपकी क्या होगी? गेस्ट होगी. वो आपसे फूड ले रही है और साथ आपको डैमेज भी कर रही है, आपके हेयर फॉलिकल्स वीक कर देती है, आपसे ब्लड वगैरह सक करती है. तो पैरासाइट वो होगा विच विल गेट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट हार्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है जी हमारे पास कमेंसलिज्म. अब कमेंसलिज्म क्या होता है? व्हेन टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिज्म विल लिव टुगेदर. अब उनमें से एक को क्या होगा? बेनिफिट होगा, जबकि दूसरे को ना किसी किस्म का बेनिफिट और ना ही किसी किस्म का लॉस. फॉर एग्जांपल ये आपको एक बड़ी सारी जो है वो वेल नज़र आ रही है. इस वेल में क्या होता है? इसके साथ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिन्हें रैमरेज कहते हैं. अब रैमरेज क्या करती है? इनके साथ अटैच हो जाती हैं. अब जब वेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये भी साथ अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुँच जाती हैं. वेल जो है अगर किसी चीज़ का जो है वो क्या करेगी? शिकार करेगी और उस चीज़ को खाएगी, तो उसका बच्चा कुच्चा क्या करती हैं? ये छोटी मछलियाँ खा लेती हैं. अब वेल को कोई किसी किस्म का इनसे कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का कोई इनसे फ़ायदा नहीं है. लेकिन छोटी मछलियों को अच्छा खासा इससे फ़ायदा है कि आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो रही हैं, और उनको जो है वो अच्छी खासी डाइट भी मिल जाती है जो ये छोड़ देती हैं. तो एक जो ऐसा रिलेशन जिसमें एक ग्रुप को या एक मेंबर को बेनिफिट हो रहा हो और दूसरे को ना बेनिफिट हो, ना लॉस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म मीन जिसमें दोनों पार्टीज को क्या हो रहा हो? बेनिफिट हो रहा हो. सो इन रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. सो दोनों को क्या हो? बेनिफिट हो. सपोज कीजिए ये मेरे पास फ्लावर है और ये साथ हनी बी है, तो हनी बी को क्या बेनिफिट है? ये यहाँ से नेक्टर लेती है, यहाँ से पोलन लेती है, तो फूड मिल रहा है. फ्लावर को क्या बेनिफिट है? तो ये फ्लावर की पॉलिनेशन में क्या करती है? हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. सो बोथ आर लिविंग टुगेदर एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. The next one is competition. अब competition might be possible हो on the basis of food, might be possible for the shelter,
माइट बी पॉसिबल फॉर रिप्रोडक्शन एंड माइट बी पॉसिबल कि डोमिनेंसी डेवलप करना चाह रहे हैं। जैसे लाइन जो है वो एक स्पेसिफिक हायरार्की बना लेता है जंगल के अंदर, तो वो डोमिनेंसी के लिए होता है। तो जो कंपटीशन है उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि वो compete कर रहे हैं फूड कम होने की वजह से, वो compete कर रहे हैं हमारे पास शेल्टर ना होने की वजह से, वो compete कर रहे हैं टू गेट रिप्रोडक्टिव रिलेशन विद अ स्पेसिफिक फीमेल। तो अब इन तमाम चीज़ों को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि असल में वजह जो होती है इसकी कंपटीशन की वो होती है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज की लिमिट को क्या कर दें, एक्सीड कर दें, तो डेफिनेटली हमारे पास कंपटीशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।